अब हम लोग देखेंगे ट्राइबल डेवलपमेंट कंसर्न्स एंड इशू को। उससे पहले हम लोग ट्राइबल्स और कास्ट के बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं समझने के लिए कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं वो इक्वलिटरी सोसाइटीज़ होती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बराबरी देखने को मिलती है मेल और फीमेल के बीच में, या फिर सोसाइटी यानी कि टॉप टू बॉटम के अंदर भी, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टली भी ट्राइबल्स के अंदर। जबकि कास्ट के अंदर हमें सोशल हायरार्की देखने को मिलती है, यानी कि जो हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, और कास्ट के अंदर भी सब कास्ट देखने को मिलती है हमें। ट्राइबल्स जो हैं ज़्यादातर जोग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज़ में रहते हैं, जबकि कास्ट जो ग्रुप्स हैं वो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं। ट्राइबल्स जो है वो रिचुअल, प्योरिटी या पोल्यूशन में ज़्यादा भरोसा नहीं करते, जबकि कास्ट के अंदर रिचुअल और प्योरिटी या पोल्यूशन काफ़ी फॉलो होता है। जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ट्राइबल्स के लिए वो जन यूज़ किया जाता है, जिसे हम जनजाति कहते हैं, जबकि कास्ट के अंदर हमें जाति यूज़ करते हैं। ट्राइबल्स को ज़्यादातर स्कॉलर्स एंड नॉन हिंदूज़ कहा है, जबकि कास्ट को एक हिंदूज़ कहा है। इनकी जो इकोनॉमी होती है ट्राइबल्स की वो प्रिमिटिव होती है, जबकि कास्ट सोसाइटीज़ जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी सिस्टम को फॉलो करती हैं। ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर जो वीमेन होती हैं वो काफ़ी बेहतर हालात में हैं। कोई लेकिन जब ये कास्ट जो सोसाइटीज़ जो पैट्रियार्कल इन नेचर है, तो वहाँ वुमेन की जो कंडीशन है वो ट्राइबल्स से काफ़ी कम बेहतर होती है। अब हम देखते हैं कि कुछ विचार हैं, अब उनके बारे में जानते हैं हम लोग कि अलग अलग लोगों ने अलग तरह के विचार दिए हैं इन ट्राइबल्स को लेकर। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम वेरियर एल्विन था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी वो इस तरीके बनाई गई थी कि हर रोज़ हर ट्राइबल कोई ना कोई फॉरेस्ट लॉ या कोई फॉरेस्ट पॉलिसी तोड़ ही देता था। और ये पॉलिसीज़ बनाई इस तरह गई थी जो ब्रिटिशर्स ने, कि वो टूटेंगी, क्योंकि उन्हें रेस्ट्रिक्ट करती थी ट्राइबल्स की मूवमेंट को, उनके डे टू डे लाइफ को, उनके सर्वाइवल को। ये बैरियर एल्विन ने बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से कॉलोनियल पॉलिसीज़ ने अफेक्ट किया ट्राइबल्स की ज़िंदगी को। उन्होंने कि जो कॉलोनियल इकोनॉमिक और एक्सप्लोटेशन किया उन ट्राइबल्स लैंड का, ट्राइबल्स का, उनका पॉलिटिकल सब्जुगेशन किया ब्रिटिशर्स ने। उनके ट्रेडिशनल ओनरशिप राइट है ज़मीन के, नदी के, पानी के, पहाड़ों के, उनका रेस्ट्रिक्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी के। ये लोग जहाँ पर बंजारे हुआ करते थे, झूमी कल्टीवेशन किया करते थे, अभी ये लोग सेटल एग्रीकल्चर में फोर्स किया गया, इन्हें बांध दिया गया, इन्हें ब्यूरोक्रेटिक जो मक्कड़ जाल है उसमें फंसा दिया गया। अगर आपको कोई भी चाहे ट्राइबल्स को और किस तरह की समस्या होती थी, तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा जाल बिछाया ब्यूरोक्रेसी का कि लोग उसमें फंस जाते थे ट्राइबल्स। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं ये काफ़ी एक्टिव हो गए ट्राइबल सोसाइटी के अंदर। साथ ही जो डिगूज थे, डिगूज मतलब आउटसाइडर, जैसे मनी लैंडर, ट्राइडर्स और जमींदार, उन्होंने भी बहुत एक्सप्लॉइट किया इन ट्राइबल्स को। इन्हीं से तंग आकर, इन्हीं कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन से तंग आकर ट्राइबल्स ने बार बार अपराइजिंग की, विद्रोह किए, जो हम लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ते रहते हैं, चाहे संथाल हो गया, कू हो गया, या अलग अलग तरह के और ट्राइबल्स अपराइजिंग हम देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हम लोग कहते हैं जब देश इंडिपेंडेंस हुआ तब उनके लिए कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर। कुछ अप्रोचेस हैं जो फॉलो की गई और जो बताई गई। एक है आइसोलेशन अप्रोच। वेरे एल्विन जो एक खुद एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हमें ट्राइबल्स को अकेला छोड़ देना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम डेवलपमेंट का मॉडल फॉलो करेंगे तो इनकी ज़िंदगी प्रभावित हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमें हैंड्स ऑफ अप्रोच अपनाना चाहिए, यानी कि हम दूर से देखें कि लोग कैसे रह रहे हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को फॉलो कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमें इनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, जिनमें से एक थे थक्कर बप्पा, ये गांधीयन थे। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो क्रिटिसाइज़ करते खा वो तो चाहते ही नहीं है कि ट्राइबल्स का कोई डेवलपमेंट हो। वो तो उन्हें एक ज़ू के अंदर एक जानवर की तरह देखते हैं। इसलिए इस अप्रोच को एक और नाम दिया गया, इस आइसोलेशन अप्रोच को नेशनल पार्क अप्रोच। यानी कि जैसे कि जानवरों के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट चाहते हैं कि ट्राइबल्स के लिए कभी एक नेशनल पार्क के अंदर ही रहने दिया जाए और एक नेशनल पार्क की तरह ट्रीट किया जाए इन्हें। एक होती है एसिमिलेशन अप्रोच। इसे ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे गोरे, इरावती करवे। गोरे जो इन्हें बैकवर्ड हिंदूज कहते थे, वो कहते हैं कि ये लोग ठीक से अभी एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, असिमिलेट नहीं हो पाए हिंदू सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इनके अंदर कुछ कल्चरल डिफेक्ट्स हैं।
बताते कल्चर डिफेक्ट्स क्या है इनके अंदर। उन्हें कि इनके अंदर हाई लेवल कंजप्शन अल्कोहल है, ये काफ़ी लोग शराब पीते हैं। सेक्शुअल इमोरलिटी है इनके अंदर एथिकल वैल्यूज की कमी है। अगर हम लोग इनको डिफेक्ट्स को हटा देंगे तो ये लोग बहुत आसानी से हमारी हिंदू सोसाइटीज़ के अंदर एसिमुलेट हो जाएंगे। एक है इंटीग्रेशन अप्रोच, इसे नेहरू जी ने प्रपोज किया था, जो उनका नेहरूवियन मॉडल था, यानी कि स्टेट लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। और स्टेट लेवल डेवलपमेंट इन ट्राइबल सोसाइटी के अंदर इनके सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम ने देना चाहिए, जो नेहरूवियन पॉलिसी थी। लेकिन हम इन्हें इम्पोज नहीं करेंगे, हमने सब सिखाएंगे, हमने सब देंगे और ये खुद, लेकिन हम इनकी कल्चरल आइडेंटिटी, इनकी यूनिकनेस को प्रभावित नहीं करेंगे। यानी कि इस अप्रोच को कहा गया कंट्रोल इंटीग्रेशन अप्रोच भी कहा गया इसे। यानी कि डेवलपमेंट तो होगा लेकिन बिना इनकी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाए बिना। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर आए हैं, लेकिन अपनी फूड को, अपने कल्चर को, अपने सॉन्ग्स को, अपने डांस को, अपनी लैंग्वेज को उन्होंने अभी भी बरकरार रखा हुआ है। ये इंटीग्रेशन अप्रोच है जो नेहरूवियन पॉलिसी फॉलो करी थी और इसी को बेस बनाया गया ट्राइबल्स की डेवलपमेंट के लिए। जब इसे इंडियन पॉलिसी मेकर ने अपना बेस फ्रेम बनाया तो उन्होंने एक ऐसे नाम दिया ट्राइबल पंचशील, जिस पर 5 सिद्धांत थे। मैं चाहूँगा कि आप इसे गूगल करें ट्राइबल पंचशील को और पढ़ें। ज़्यादातर जो ट्राइबल पंचशील थी वो हम लॉस के ऊपर देखते हैं, पॉलिसीज में के ऊपर देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वेज थे जो तैयार किए गए, ये उसके बारे में बात करता है पंचशील। जैसे फंडामेंटल राइट्स 15, 16 और 19 थे। डीपीएसपी आर्टिकल 46 थे, कुछ 330 और 332 आर्टिकल भी बनाए गए इनके लिए। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब बनाया गया, पीसा एक्ट लेकर आया गया, शेड्यूल 5th और 6th में इनको जगह मिली। ट्राइबल अफेयर नाम की एक मिनिस्ट्री भाग के राज्यों में और सेंट्रल लेवल पर तैयार की गई इनके लिए, जो इनकी कंसर्न्स को रेज करेगी। ट्राइफेड नाम का एक ग्रुप तैयार किया, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जो इनके माल को बाजारों तक लेके जाएगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट पास हुआ इनके लिए, एकलव्य मॉडल स्कूल, स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं इन्हें मिलने लगी। अब हम लोग देखते हैं कि जब इतनी सारी चीज़ें इनके लिए हुई हैं तो अब हम उनका असेसमेंट देखते हैं कि क्या असर हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल असेसमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट असेसमेंट। जो जोग्राफिकली ये लोग आइसोलेटेड एरियाज में रहते थे, अब वहाँ पर सड़कें, रेल, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ के अड्डे भी बनने लगे हैं। हेल्थ और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में भी सुधार हुआ है। इनके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी जागी है। अब ये लोग पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, जो पहले ये लोग नहीं लेते थे। जैसे इंडियन डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रेंथन हुए इसकी वजह से। इनके अंदर इन्होंने बाकायदा अपनी राइट्स को जाना, अपने हक को जाना, और इसी वजह से इन्होंने अपने लिए मूवमेंट चलाई कि हमारे पास ही अपना खुद का घर होना चाहिए जहाँ पर हमारी मेजोरिटी हो। और इसी के बेसिस पे इन्हें छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य मिले इन्हें। हम ये भी पाते हैं कि जो ट्राइबल्स पीपल हैं उन्हें उनके तरीके से जीने दिया जाए। हाँ, आपको डेवलपमेंट होने दिया जाए, लेकिन उनके जो बाहरी वैल्यूज़ हैं, मोरालिटी है, उनके ऊपर इम्पोज ना की जाए। वो खुद ही समझें, सीखें और खुद ही तय करें कि हमें कहाँ जाना है। ट्राइबल्स की जो जंगल और ज़मीन है, बाहर के लोगों को और स्टेट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी। ट्राइबल्स को हमें ट्रेन करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, डेवलपमेंट को लेकर, कि कैसे इन दोनों को साथ साथ लेकर चला जा सकता है। गवर्नेंस के इश्यूज़ को, गवर्नेंस में कैसे डील किया जाए, इन्हें तैयार किया जाना चाहिए ट्राइबल्स को। साथ ही हमें ओवर एडमिनिस्ट्रेशन या ओवर रहम नहीं करना देना चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम से, यानी कि इतनी सारी स्कीम्स ना लेकर आ जाए कि उसके अंदर ही फंस जाए लोग। हमें जो नतीजे हैं उन्हें हम लोग क्वांटिटेटिवली ना देखकर बल्कि क्वालिटी लेवल पर देखें। यानी कि हमें स्टैटिकल डेटा ना देखकर कि हमें कितना खर्च किया, क्या आउटपुट आया, उससे ज़्यादा हमें देखना चाहिए कि इनकी ज़िंदगी में क्या असर आया है। यानी कि हमने ह्यूमन एस्पेक्ट को देखना चाहिए कि इनका डेवलपमेंट हुआ है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है या नहीं हुई। तो अब हम लोग अगले नेक्स्ट में इनके कंसर्न्स को देखेंगे। तो अगले पार्ट तक बने रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।